अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 की मार्किंग करेंगे। पहले मैंने आपको चैप्टर 6 और 7 की मार्किंग करवा दी है। सो उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना स्टार्टिंग में हम लोग उसी तरह देखेंगे जिस तरह पहले हम लोग अपने बाकी टॉपिक्स को देखते हैं कि या तो ये इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए या एमसीक्यू के लिए, या फिर इसमें कंसेप्ट हैं। ठीक है। सो कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, इसमें से सिर्फ ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इनको एमसीक्यूज़ के तौर पर दिया जा सकता है और इसमें से कुछ नहीं आने वाला। टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल, इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और आपका ना जो वैसे नॉर्मली पेपर आता है प्रॉफ का या मॉड्यूल का, सो उसके अंदर तमाम के तमाम सवाल जो होते हैं कुछ तो सिनेरियो बेस्ड होते हैं जिनमें आपने डायग्नोस करना होता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि सिनेरियो तो होते हैं लेकिन वो इंतहाई सिंपल होते हैं। सो वहाँ पर ना आपको थोड़ी सी लॉजिक काम आएगी। अब जिस तरह यहाँ इस क्वेश्चन को ना वो एज इट इज नहीं देंगे कि भाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिटरी स्मूथ मसल्स एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। वो आपको कहेंगे कि जीआईटी में ये मसल्स हैं और उस जगह पे इस मसल्स में प्रॉब्लम है और इस जगह पे इन मसल्स में प्रॉब्लम है। सो वो दोनों, एक तो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल की टाइप होगी, दूसरी यूनिटरी स्मूथ मसल की टाइप होगी। सो आपने उन दोनों मसल्स का डिफरेंस लिखना है। सो अब डेफिनेटली फिर आप मल्टी यूनिट और यूनिटरी स्मूथ मसल्स की तरफ जाएंगे। यह बात अब अभी आपको समझ नहीं आएगी जब तक कि आप इस टॉपिक को पढ़ डालें। सो दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल बेसिस ऑफ स्मूथ मसल। सो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं सिवाय इस लाइन के कि इट डज़ नॉट कंटेन ट्रोपोनिन, बाकी इसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ स्मूथ मसल्स की। सो फिजिकल बेसिस ऑफ स्मूथ मसल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें डेनपॉट का बताया गया है और आगे साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस का बताया गया है। नेक्स्ट इज, ये 4 पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सो ये तो आपको लाजमी आने चाहिए। बेशक यहाँ पे बताया गया है कि कंपैरिजन है, लेकिन असल में ये कंपैरिजन नहीं है, वो एज इट इज़ क्वेश्चन दे देते हैं या इसमें से एमसीक्यू कोई ना कोई बना के दे देते हैं। इसके बाद लैच मैकेनिज्म भी इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लैच मैकेनिज्म का। इसके बाद इनकी सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय द कैल्शियम आयंस, नहीं कुछ नहीं यहाँ से करना। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके आपने फ्लो चार्ट की सूरत में लिखना है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन का पूछा जाता है तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सोर्स ऑफ कैल्शियम आयंस, तो यहाँ पर सिर्फ आपको नेम्स आने चाहिए, बाकी जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एज सच इट इज़ इंपॉर्टेंट नहीं, सिवाय लेटेंट पीरियड के डेफिनेशन के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम रोल ऑफ स्मूथ मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे इसमें होती तो नहीं है। सो ये कैब्यूलाई का पता होना चाहिए आपको, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं इसमें से। इसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटेंशन। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। सो इसको करना है आपने। इसके बाद कैल्शियम पम्प, अच्छा मेरी थोड़ी स्पीड अगर ज़्यादा हो ना तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लिया करें बिकॉज के टाइम की शॉर्टेज है। कैल्शियम पम्प इज रिक्वायर्ड टू कॉज स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यानी हेडिंग अगर आप पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं माइसिन फॉस्फेटेज, इसकी भी आप हेडिंग कर लो तो काफ़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं लैच मैकेनिज्म, सो ये इंपॉर्टेंट है और इस मैकेनिज्म को और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने एक साथ करके लिखना अगर तो लैच मैकेनिज्म का सवाल आता है। इसके बाद हम बात करते हैं मायोसिन काइनेज, ये सारा सीखे अंडर आ जाएगा, यहाँ तक ये लैच मैकेनिज्म वाला ही चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। तो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ना ये काफ़ी हैं। अच्छा, इसमें से ना यहाँ पर आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है सर डेफिनेशन आएगी डिफ्यूज जंक्शंस में और यहाँ पे कंटैक्ट जंक्शन में कहाँ गया, ये रहा कंटैक्ट जंक्शन। इसके इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, बाजू का इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है लेकिन इनका डिफरेंस नहीं आने वाला है। एससीक्यू में तो नहीं आने वाला है, एमसीक्यू में आपसे इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं या फिर बाजू का तो ऐसे होता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डिफ्यूज जंक्शन या विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्टैक्ट जंक्शन। सो इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा इसमें ना कंसेप्ट है और एक कमाल का कंसेप्ट है कि इनहिबिटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं और एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं। सो इसको कंसेप्चुअली पढ़ना है, अगर जो वीडियो देखना चाहें तो वीडियो देख लें, लेकिन इसमें से सवाल कोई नहीं आने वाला। ये एससीक्यू तो कोई नहीं आने वाला। एमसीक्यू वो इस तरह ही दे सकते हैं कि ये इसके लिए इनहिबिटरी है या इसके लिए एक्साइटेटरी है, तो एमसीक्यू आ सकता है, एससीक्यू कोई नहीं आने वाला, ये गारंटी है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन स्मूथ मसल, अच्छा ये स्टार्टिंग में तो कुछ ना करो, अलबत्ता ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पता होना चाहिए, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल इन यूरिनरी स्मूथ मसल्स, इंपॉर्टेंट है दोनों स्पाइक पोटेंशियल्स भी और इसके अलावा जो एक्शन पोटेंशियल द प्लेट्यू कहाँ गया, ये रहा।
ये स्पाइक पोटेंशियल और रिएक्शन पोटेंशियल विद द प्लेट्यू दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम चाइन्स आर इंपॉर्टेंट इन जनरेटिंग स्मूथ मसल पोटेंशियल। सो कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए पढ़ना है आप लोगों ने। MCQs के लिए जो पढ़ना होता है ना उसे रट्टा नहीं लगाते कभी भी, उसको सिर्फ आपने मतलब रीड करना है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और उनको इस तरह समझना है, यानी आपने उन्हें एक कानून मान लेना है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो ये आपने इसे कानून मान लिया। सो वहाँ पर इन इन्फॉर्मेशन को भी आपने कानून मान लेना है कि ऐसा होता है भाई, बस ऐसा होता है, यानी रीजनिंग नहीं करनी, बस ऐसा होता है। इसके बाद स्लो वे पोटेंशियल्स टू यूनिटरी स्मूथ मसल्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ तक एंड हो रहा है, सॉरी यहाँ तक। सो ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेशन ऑफ विसरल स्मूथ मसल बाय द मसल स्ट्रेच, 2 पॉइंट्स आने चाहिए बस, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसे रीड कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ मल्टी स्मूथ मसल्स विदाउट एक्शन पोटेंशियल। सो डेफिनेशन आनी चाहिए जंक्शनल पोटेंशियल की। तो यहाँ पर जंक्शनल पोटेंशियल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। लोकल टिश्यू फैक्टर्स एंड हार्मोन्स कैन कॉज स्मूथ मसल। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो लोकल फैक्टर्स हैं इनके ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए आपको, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो मार्क किए हुए हैं। इसके बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर में क्या होता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर में क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स के आपको सिर्फ नेम आते हो कि किस हार्मोन से क्या होता है, एनफ है। मैकेनिज्म्स ऑफ स्मूथ मसल एक्साइटेशन। अच्छा, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना, अगर तो मेरी आवाज़ तेज़ हो तो उसे रिवाइंड करके देख लें, मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ इस मरतबा। मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल एक्साइटेशन। सो यहाँ पर मेरे नज़दीक ना ये तो हाइपर पोलराइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। इसके अलावा यहाँ पर ना ये जितनी मैंने लाइंस हाईलाइट की हुई ये सारी इंपॉर्टेंट है, और ये जो लास्ट में लाइन दी गई है ये तो MCQ आ भी सकता है कि जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो स्मूथ मसल में क्या करवाता है इन द GIT, और स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल में क्या करवाता है। अब देखो दोनों, ये नॉन एपिनेफ्रिन ना सिंपैथेटिक सिस्टम से ही निकलता है, लेकिन ब्लड वेसल्स में ये कंट्रैक्शन काज करवाता है, जबकि जो GIT के स्मूथ मसल्स है वहाँ पर रिलैक्सेशन काज करवाता है। सो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।